नमस्कार दोस्तों, आप सभी बच्चे सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सीटेट जुलाई 2025 को क्लियर करने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो वैसे हम भी आपको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते ही रहते हैं और आज भी हम आपको थोड़ी अच्छी स्ट्रेटेजीज बताने जा रहे हैं जो आपको पेपर में सफलता पाने के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। सिर्फ थोड़ी सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पेपर 1 पेपर 2। सबसे मेन प्रॉब्लम जो बच्चों को तैयारी करते समय आती है वो आती है कंफ्यूजन की। बार बार उन्हें लगता है मैम हमारा पेपर 1 है तो हमें कैसे तैयारी करनी है, हमारा पेपर 2 है हमें कैसे तैयारी करनी है। तो जो पेपर 1 पेपर 2 का जो झोल है ये मैं आपको बता दूं कि हिंदी भाषा में ऐसा कोई झोल नहीं है। हाँ, जैसे गणित की परीक्षा है वहां पर पेपर 1 पेपर 2 के लेवल में डिफरेंस होता है, लेकिन जहां पर हिंदी की बात आती है फ्रेंड्स, हिंदी भाषा की बात आती है वहां पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस सेम है। क्वेश्चन काफ़ी हद तक सेम आते हैं, तैयारी बिल्कुल वैसे ही करनी है, सेम करनी है। तो चाहे आपका पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है, जो हम आपके लिए 12 बजे सेशन लेकर आते हैं हिंदी का, और साथ ही साथ 3 बजे वाला अगर वो व्याकरण पर आधारित है, तो ये दोनों सेशन आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ आती है भाषा 1 और भाषा 2 की। जी, अब यहां पर थोड़ा सा अंतर आता है, और वो भी कौन सा अंतर आता है, वो भी बहुत छोटा सा है। भाषा 1 और भाषा 2 में अंतर क्या होता है, जहां तक मैं हिंदी की बात कर रही हूं, तो यहां पर आपको क्या आता है कॉम्प्रीहेंशन में एक कविता और एक आपको आता है गद्यांश यानी कि पैसेज। लेकिन अगर आपकी भाषा 2 है तो आपको दोनों गद्यांश आते हैं। सिर्फ इतना सा अंतर है भाषा 1 और भाषा 2 में। अब अंतर क्या आता है, जो गद्यांश होता है फ्रेंड्स, वहां पर तो आपको भाषा बिल्कुल स्पष्ट होती है, आपको प्रश्न दिया गया है, प्रश्न पढ़कर गद्यांश में से सही उत्तर छांटना है। लेकिन जहां पर आती है कविता, कविता का भी वैसे मैं सच बताऊं आपको हवा ही बनाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कविता में भी। लेकिन बस कविता में छोटी सी बात ये होती है कि जो गद्यांश है उसको आपको पहले पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने बीच में से प्रश्न उठाया, कहीं पर भी पैसेज में ढूंढा, उत्तर मिल जाएगा। लेकिन कविता जो होती है वो कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से भी कही जाती है, कि जैसे हम कविता को लिख रहे हैं उसके रूप में, प्रकृति के रूप में, कि आज तो बादल घिर आए हैं, चांद भी कहीं छुप गया है और सारे लोग डरकर भाग रहे हैं। हम ये प्रकृति की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है कि जैसे बादल गरज रहे, यानी कि कोई विदेशी ताकत हम पर आक्रमण करने जा रही है, ठीक है, लोग वहां पे डर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमारा जो चंद्रमा है यानी कि जो आशा की किरण थी वो भी छिप गई है। तो ऐसे में क्या किया जाए, तो कविता का अर्थ थोड़ा अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है, तो इसलिए कविता को पहले पूरा पढ़ना है और उसके बाद उत्तर करना है। तो ये चीज है, तो बस इतना सा अंतर है भाषा 1 भाषा 2 में, बाकी सारी चीजें सेम हैं। अगली चीज अब क्या आती है, तो सबसे पहले अब तैयारी करने का तरीका क्या है, जरा जरा सा बताएंगे, बस 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है ना, 15 मार्क्स का आना यही है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो सबसे पहले तो सभी प्रश्नों को पढ़ें। अब जानते हैं हम ऑपोजिट वे करते हैं, हम सबसे पहले गद्यांश पढ़ते हैं, और हाँ, पहले मेरा भी यही तरीका था कि गद्यांश पढ़ना है, लेकिन अब सबका अपना अपना तरीका होता है। बट स्टिल क्या होता है, हम पहले प्रश्नों को पढ़ने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि, और प्रश्न पढ़ने का मतलब ये नहीं है सारे विकल्पों को भी पढ़ना उसी समय। अगर आप प्रश्नों को ऊपर ऊपर से एक बार पढ़ लेंगे तो आपको गद्यांश की मेन थीम पता चल जाएगी, ठीक है। कुछ कुछ चीजें आपको वहां से पता चल जाती हैं जो पैसेज में शायद से डायरेक्टली नहीं लिखी हुई हैं। दूसरा, कभी कभी प्रश्नों में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिन्हें हम बिना पैसेज पढ़े सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि संधि विच्छेद का प्रश्न है, उपसर्ग प्रत्यय का प्रश्न है, वो हम बिना पैसेज पढ़े सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले उन प्रश्नों को करके खत्म कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स सबसे मेन बात क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे उतने ही ज्यादा मार्क्स आपके आने के चांसेस हैं। और दूसरा ये है कि समय प्रबंधन, आपकी टाइम मैनेजमेंट होती है कि जितनी जल्दी आप ज्यादा क्वेश्चन करेंगे जो आते हुए क्वेश्चन है, तो एक तो क्या होगा कि आपके मन में कोई मलाल नहीं रहेगा कि हाँ ये प्रश्न आता था लेकिन टाइम की कमी के कारण छूट गया, या फिर जब आप बहुत ज्यादा प्रश्न कर लेते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपकी नर्वसनेस खत्म हो जाती है और आप बाकी प्रश्नों में ज्यादा दिमाग लगाकर उत्तर दे सकते हैं। ये ट्रिपल फायदा हो जाता है। फिर सर्वप्रथम व्याकरण के प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो दूसरे कॉम्प्रीहेंशन के प्रश्न हैं उसके लिए तो आपको कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन जैसे उपसर्ग प्रत्यय है, संधि समास है, और ये जो आपके होते हैं समूह से भिन्न शब्द वाले प्रश्न, ठीक है ना, तत्सम तद्भव वाले प्रश्न, वो तो आप पहले भी कर सकते हैं ना, तो उनको पहले करके निपटाइए। और उसके बाद मुख्य शब्दों की पहचान, उन्हीं के समीप सही उत्तर की खोज, कि जैसे क्या होता है आपको पैसेज दिया गया है,
ठीक है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि पहले आप पूरा पैसेज पढ़ें फिर क्वेश्चन पढ़ें, इतना समय नहीं है फ्रेंड्स पेपर में। आप सीधे सीधे प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न में से जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स को छांटिए और उनके आधार पर उसको पैसेज में फटाफट ढूंढिए, क्योंकि एक शब्द को छांटना आसान है। एक शब्द को पैसेज में छांटिए और उसके ऊपर या नीचे की 2-3 पंक्तियों में आपको सही उत्तर मिल जाएगा फ्रेंड्स। और ये सारी चीज़ों का अभ्यास हम दोपहर 12 बजे आपको बहुत अच्छे से करवाते हैं। तो एक तो नियमित रूप से उसको देखिए, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में कुछ याद करने वाला तो है नहीं, मेन है अभ्यास। उसके बाद आती है अब व्याकरण के प्रश्नों की बारी। अब जो व्याकरण के प्रश्न है, ध्यान दीजिए, प्रश्न गद्यांश पर आधारित हैं या अलग हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। फॉर एग्जाम्पल संधि विच्छेद का प्रश्न, संधि विच्छेद के लिए आपको गद्यांश की जरूरत नहीं है, वो आप बिना गद्यांश देखे भी सॉल्व कर सकते हैं। उपसर्ग प्रत्यय के लिए आपको गद्यांश की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। परंतु अगर आपको संज्ञा विशेषण वाला प्रश्न आता है तो उसके लिए आपको गद्यांश पे जाना होगा, क्योंकि अब एक शब्द जो होता है वो संज्ञा भी हो सकता है, वो विशेषण भी हो सकता है, लेकिन वो किस पे डिपेंड करेगा कि वो शब्द उस गद्यांश में या पद्यांश में किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो इसलिए ऐसे जो प्रश्न होते हैं उसके लिए आपको गद्यांश पर जाना होगा। उसी प्रकार सही संदर्भ में सही उत्तर की पहचान करनी होगी, इसीलिए कि जो कुछ प्रश्न है उपसर्ग प्रत्यय वगैरह, उसके लिए गद्यांश की जरूरत नहीं है, संदर्भ की जरूरत नहीं है, वो हर शब्द में स्पेसिफिक उपसर्ग ही होता है। परंतु जो संदर्भ वाले प्रश्न हैं, जैसे कि इस वाक्य में इस शब्द को किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, जैसे सर्वनाम का कोई प्रश्न कि गद्यांश में ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो वहां पर आपको गद्यांश पे जाना पड़ेगा। फिर अगला क्या है कि अगर आपकी भाषा एक है, अगर आपने भाषा एक के रूप में चुना है हिंदी को, जिसमें कि कविता आती है, तो आपके लिए अलंकार और काव्य रस का विषय भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सीटेट में कौन कौन से प्रमुख अलंकार अधिकतर आते हैं, वो वाला सेशन भी हम आपका बहुत जल्दी लेने वाले हैं, और 1-2 सेशन तो ले भी चुके हैं, तो उन पे ध्यान दीजिएगा। फिर अब जो क्वेश्चंस बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मैम सीटेट में ग्रामर में क्या पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट है, तो आज मैं आपको उसका उत्तर दे रही हूं। ये जो सारे विषय हैं फ्रेंड्स, उपसर्ग संधि समास, पर्यायवाची विलोम, शब्द युग्म, ये विकारी अविकारी शब्द, 5 टॉपिक, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया व्यय और वाक्य के प्रकार। अब कुछ बच्चों को लगता है कि मैम इसके बाद बचा ही क्या। फ्रेंड्स ये तो 5% भी नहीं है पूरी व्याकरण का, इसके बाद तो अभी कारक बचता है। उसके बाद खैर कारक आपका समास के अंतर्गत भी आ सकता है, लेकिन फिर आपके बहुत सारे हैं, विराम चिन्ह हैं, वाच्य हैं, मुहावरे, लोकोक्तियां हैं, पता नहीं कितने ऐसे विषय हैं जो अभी इनके बाद हैं। तो इसलिए पहले एटलीस्ट इन विषयों को अवश्य से करिए, यहां से तो प्रश्न आएगा ही आएगा। और उसके बाद जो अंतिम चीज बचती है वो है हिंदी पैडागॉजी, क्योंकि हमें 30 मार्क्स का टारगेट लेके चलना है कि हिंदी में पूरे 30 मार्क्स आने चाहिए। तो पैडागॉजी में भी अब जो प्रश्न आते हैं वो 4 प्रकार से आते हैं। पहला प्रश्न आता है विषय से सीधा प्रश्न, सीधा सीधा प्रश्न है कि भाई बच्चों में भाषा क्षमता जन्मजात होती है, ये किसका कथन है। बिल्कुल सीधी सीधी जानकारी चॉम्स्की की होती है, तो ये आपका करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है स्थिति आधारित प्रश्न कि आपकी कक्षा में एक बच्चा बार बार अपनी पुस्तक को पलट रहा है, पुस्तक के पन्ने पलट रहा है, ऐसे में आप क्या करेंगे। तो अब जो स्थिति आधारित प्रश्न होते हैं उनके लिए आपको चीज़ों को वास्तविक जीवन में एक बार सोचना पड़ता है कि आप अपने आप को चाहे टीचर चाहे स्टूडेंट रखकर देखिए, उत्तर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। फिर रिक्त स्थान वाले प्रश्न, ये बड़े बीच में फेमस चले थे, व्यावहारिक, सैद्धांतिक, संज्ञानात्मक, कि आपको पूरा वाक्य दिया गया है, 1-2 शब्द वहां से छोड़ दिए, तो वो चीज़ बहुत ध्यान से पढ़नी है। विकल्पों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे आपके विकल्प बहुत काम आते हैं, ध्यान से उनको पढ़िए, उत्तर आपको मिल जाएगा। फिर कथन और तर्क वाले प्रश्न, आजकल तो इनका भी ट्रेंड चल रहा है, और कथन और तर्क में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि पहले आपको एक कथन दिया गया, एक नॉर्मल स्टेटमेंट, आपको देखनी है कि क्या वो स्टेटमेंट सही है। उसके बाद उस स्टेटमेंट को पुष्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए, क्या दूसरा सेंटेंस सही है या दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस से बिल्कुल ही अलग है, तो उस आधार पर भी कुछ प्रश्न आते हैं। तो पैडागॉजी में आपको ये 4 प्रकार के ही प्रश्न आते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। पहले तो सकारात्मकता, कि आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपको देखना है कि पॉजिटिव आंसर्स कौन से हैं। पॉजिटिव इन द सेंस कि जैसे कि बच्चों को दंड देना, ये आपका नकारात्मक है, ये हमेशा ही गलत होगा। ये दंड देने वाला ऑप्शन कभी भी आपका सही नहीं होता। लेकिन बच्चे को भाषा प्रयोग के अवसर दे रहे हैं, बच्चे के लिए सही परिवेश का निर्माण कर रहे हैं, वो सकारात्मक विकल्प हैं, वो ज़्यादा चांसेस होते हैं सही उत्तर होने के।
दूसरी चीज है आपकी समावेशन। समावेशन का मतलब क्या होता है कि आपको जैसी परिस्थिति है उसके अनुरूप सही व्यवहार करना। तो अक्सर आपको कक्षा में ऐसा ही मतलब परिवेश बनाकर रखना है कि एक कक्षा में हर प्रकार का बच्चा है और हर प्रकार का बच्चा उसमें सेट हो पा रहा है। जैसे कि अगर कोई बच्चा विशेष आवश्यकता वाला है तो उसके लिए वैसी सामग्री को मतलब उनको प्रोवाइड करना, उनके लिए उपलब्ध करवाना, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। फिर आता है आपका कक्षा का स्तर, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षा में बहुत बार ऐसे प्रश्न आते हैं जहां पर आपको बताया जाता है कि कक्षा 3 में ऐसा ऐसा हो रहा है तो आप क्या करेंगे, कक्षा 8 में ऐसा ऐसा हो रहा है आप क्या करेंगे। तो वो जो कक्षा का स्तर है फ्रेंड्स, वो आपको बहुत ध्यान में रखना है और उसी के अनुरूप उत्तर देना है, क्योंकि आंसर भिन्न हो सकता है। जैसे कि प्राथमिक स्तर पर अनौपचारिक बातचीत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन उच्च स्तर पर औपचारिक बातचीत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार एक के लिए सभी की हानि नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल भाई, एक बच्चा आपकी क्लास में कमज़ोर है तो उसके लिए आप संकेतों की भाषा मतलब थोड़ा विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है, उसके लिए आप संकेत मात्रा का ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं या फिर थोड़ा धीरे पढ़ा रहे हैं। लेकिन इससे क्या होगा, अगर आप सारा समय धीरे धीरे ही पढ़ाते रहेंगे तो जो ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो तेज़ गति से चलते हैं, वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। उनका पढ़ाई में उनकी जो रुचि है वो समाप्त हो जाएगी, तत्परता का नियम वहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना। फिर वही चीज़ ये समावेशन में आ जाती है कि कक्षा में हर प्रकार के छात्र हैं, हर की अपनी अपनी विभिन्नता है, तो लेकिन आपको पढ़ाने का तरीका ऐसा रखना है जो सबके लिए उपयुक्त हो, जिससे इंटेलिजेंट बच्चों की भी हानि ना हो और जो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी समझ जाएं। तो कभी स्लो स्पीड, कभी तेज़ स्पीड, मतलब दोनों तरह की चीज़ें होनी चाहिए। क्वेश्चंस करवा रहे हैं, अभ्यास करवा रहे हैं, उसमें भी कुछ कठिन प्रश्न, कुछ सरल प्रश्न। और उसके बाद होता है भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर। ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपको पेपर में ऑप्शंस में आता है कि बच्चे ऐसा ऑप्शन चुनना जिसमें बच्चे को भाषा के अधिक से अधिक अवसर मिल सके प्रयोग करने के। वो वाला विकल्प 99% आपका सही होता ही होता है, क्योंकि मेन है कि भाषा को जब तक प्रयुक्त नहीं करेंगे वो सीखी नहीं जाएगी। तो इन कुछ कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो पैडागॉजी के प्रश्न आपके हमेशा सही रहेंगे। और उसके बाद है आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास। कभी भी आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि बच्चे का आत्मविश्वास जो है वो डगमगा जाए। अगर बच्चे ने गलती की है तो उसे सबके सामने मत बनाइए, ठीक है ना। वो बच्चे को आप अलग से इनडायरेक्ट वे में समझा दीजिए। अगर डायरेक्ट वे में भी समझाना है, सीधे सीधे बताना है, तो सबके सामने नहीं, बच्चे को अलग से बता दीजिए। तो ये है कि आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि बच्चे को आपसे डर लगे, बच्चा संकोच करे कक्षा में कुछ भी कहने पर। आपको हर वो कार्य करना है कि बच्चा खुलकर अपनी बात को आपके सामने रख सके, बच्चे का आत्मविश्वास बना रहे, तभी वो सही से पढ़ पाएगा। और जैसे कि पैडागॉजी के जो कुछ कुछ फ्रेंड्स महत्वपूर्ण विषय हैं, ओके, वो आपके जैसे कि कौन से हैं, ये देखिए, भाषा अर्जन और अधिगम, इसमें से प्रश्न आना ही आना है। भाषा कौशल, इनमें से 2 से 3 प्रश्न आएंगे। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, 1 प्रश्न अवश्य आएगा। आकलन मूल्यांकन, कम से कम 2 प्रश्न आएंगे ही आएंगे। शिक्षण सूत्र और विधियां, कम से कम 2 प्रश्न इसमें से आते ही आते हैं। फिर भाषा मनोवैज्ञानिक की चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, पियाजे, 2 से 3 प्रश्न इनके ऊपर आ जाते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके ऊपर भी 1 प्रश्न आ जाता है। तो यही सारे आपके पैडागॉजी के सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। बाकी तो हम आपका अभ्यास डेली दोपहर को 12 बजे हिंदी के सेशन में करते ही हैं। व्याकरण के अभ्यास के लिए आप दोपहर 3 बजे वाला सेशन भी देख सकते हैं हिंदी का। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो सीटेट जुलाई 2025 को क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो खैर, यहाँ पर जितने भी परीक्षार्थी हैं, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तैयारी के लिए टीचिंग परीक्षा आपके साथ हमेशा है। तो जल्दी से चैनल को, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी आए तो टीचिंग परीक्षा सबसे पहले आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन लेकर आती है वो आपकी मिस ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।